जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मैं हूं मयूर मोगरे। तो आज के इस वीडियो में हम पीटी 365 का अपडेटेड पार्ट 2 जो आ चुका है उसका पॉलिटी सेक्शन कवर करने वाले हैं। आप सभी को पता है करंट अफेयर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और पीटी 365 जो है ये आपको काफ़ी अच्छे तरीके से करंट अफेयर की रिवीजन करवाता है। तो इसीलिए इसको हम काफ़ी अच्छे तरीके से कवर किए हैं। और आपने अगर पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं पीटी 365 के तो वो वीडियो आप ज़रूर देखिए, क्योंकि उससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। साल भर का हमने हर सब्जेक्ट का कवर किया हुआ है, प्लस जो अपडेटेड वाला है पार्ट 1 उसके भी हमने पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट कवर किए हुए हैं। अब यहाँ पर हम पॉलिटी सेक्शन का अपडेटेड पार्ट 2 काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स यहाँ पर आए हुए हैं और ये हमारा लास्ट रहेगा। इतना अगर आपने कवर कर लिया तो आपके सारे करंट अफेयर कवर हो चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो ये पार्ट 2 है। इसमें हम पॉलिटी एंड गवर्नेंस अगर देखते हैं तो इसमें बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन देखने को मिलता है। 9 शेड्यूल देखिए क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो होते हैं ये आपको बताते हैं कि किस थीम पर आपको पढ़ना है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं प्रिडिक्शन में कि किस टॉपिक पर किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं यूपीएससी में। तो 9 शेड्यूल अगर आप देखोगे तो 5th शेड्यूल, 6th शेड्यूल, 9th शेड्यूल ये काफ़ी फेवरेट शेड्यूल्स रहे हैं यूपीएससी एग्जामिनर के लिए। इस पर वो क्वेश्चंस हर साल पूछते ही है। आप देखोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मैंने क्योंकि एक वीडियो बनाया हुआ है कि पॉलिटी पर मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस कौन से हो सकते हैं, तो वो वीडियो भी अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए। उसमें मैंने बताया है प्रूफ के साथ कि कैसे हर साल क्वेश्चंस जो है वो पूछे गए हैं। तो यहाँ पर 9 शेड्यूल के ऊपर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये। इंटर स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डिसेंट्रलाइजेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डिसक्वालिफिकेशन ऑफ एमपीज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेशनल पार्टी स्टेटस अगेन यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि काफ़ी सारे जो पार्टीज़ हैं उनको नेशनल पार्टी का दर्जा दिया गया है, स्टेट पार्टी का दर्जा जो है वो दिया जाता है ना। तो इसलिए यहाँ पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देन इलेक्शन कमिश्नर के बारे में यहाँ पर है, देन ऑफिस ऑफ लोकपाल यहाँ पर आता है, जीएसटी एपीलेट ट्रिब्यूनल के बारे में, आधार के बारे में, रेगुलेशन ऑफ फेक न्यूज़ के बारे में, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए एक एक करके यहाँ पर सभी को अपन ख़त्म करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे पहले आता है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के बारे में। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन सीधी सी बात है कि ये हमने हमारे जो पॉलिटी के लेक्चर्स है, पॉलिटी के लेक्चर्स आपने अगर नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर देखिए। आपको MM अकेडमी ऐप जो है वो डाउनलोड करना है। MM अकेडमी ऐप डाउनलोड कीजिए। इस पर आपको वेरियस कोर्सेस मतलब पॉलिटी के, इकोनॉमी के, ज्योग्राफी के, एनवायरनमेंट के, साइंस के, एंशिएंट हिस्ट्री, सब कुछ मतलब GS 1 2 3 4 सब कुछ अवेलेबल है। प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों ओरिएंटेड है। और ये जो एग्ज़ाम है ये होने तक, क्योंकि मैंने बोला है कि मेरे मेन ऑब्जेक्टिव है आप सभी की हेल्प करना, तो इसीलिए ये जो एग्ज़ाम है प्रीलिम्स एग्ज़ाम ये होने तक एकदम लोएस्ट प्राइजेस जो है वो मैंने रखे हुए हैं। अभी 13 दिन बचे हुए हैं और ये 13 दिन के बाद प्राइजेस जो है वो इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो इसलिए जिन्हें भी लेना है 2024 की भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, 25 की प्रिपेयर कर रहे हो, तो आप वो 2 साल का 1 साल का कोर्स ले सकते हो। आप खुद देखिए कितने कम प्राइस में है। तो डाउनलोड कीजिए M अकेडमी ऐप, यहाँ पर ज़बरदस्त कोर्सेज जो है आपको देखने को मिलेंगे। खैर, तो आते हैं हम टॉपिक पर। तो यहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जैसे मैंने आपको उस वीडियो लेक्चर्स में भी एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैसे इवॉल्व हुआ है ना। अलग अलग हमें केसेस देखने को मिले हैं। बेसिकली पूरा फंडा जो है वो था आर्टिकल 13 में जो लॉ शब्द दिया गया है। जो लॉ शब्द दिया गया है ये लॉ में क्या क्या आता है, मतलब बेसिकली पार्लियामेंट जो है वो कौन कौन से लॉज को चेंज कर सकती है, अमेंड कर सकती है। तो उसमें मेन ऑब्जेक्टिव आया था कि भाई फंडामेंटल राइट जो है क्या इनको हमारी पार्लियामेंट चेंज कर सकती है। क्या उनके पास ये पावर है कि फंडामेंटल राइट्स को चेंज कर दे? क्या उनके पास पावर है कि भाई राइट टू लाइफ जो है उसको वो ख़त्म कर दे कि नहीं, किसी को भी जीने का अधिकार नहीं, सब मर जाएंगे? तो क्या ऐसा हो सकता है? तो इसी पर अलग अलग हमें केसेस देखने को मिले। और अगर हम बाकी केसेस देखें तो वो केसेस आपको गोलकनाथ केस इम्पॉर्टेंट केस देखने को मिलता है ना। शंकरी प्रसाद केस जो है वो देखने को मिलता है। देन उसके बाद हमें इन दी एंड अगर हम देखें तो हमें केशवानंद भारती केस जो है ये देखने को मिलता है। केशवानंद भारती केस यहाँ से बहुत सारी चीज़ें जो है वो बदली है। तो केशवानंद भारती केस में फाइनली क्या आउटपुट निकला था, मतलब बीच में ये जो केसेस हमें देखने को मिल रहे हैं इसमें पहले तो ये हुआ कि भाई पार्लियामेंट जो है वो अमेंड नहीं कर सकती है,
मतलब हमारा संविधान जो उसको अमेंड नहीं कर सकती है, फंडामेंटल राइट चेंज नहीं कर सकती है। देन आया कि फंडामेंटल राइट चेंज कर सकती है, पार्लियामेंट की सटक गई, पार्लियामेंट ने जो लॉ है उसी को अमेंड कर दिया कि भाई इसमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो है वो भी आता है, मतलब फंडामेंटल राइट हम चेंज कर सकते हैं। देन उसके सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये चीटिंग किया तुमने, तो चीटिंग किया तो भाई केशवानंद भारती केस में उसने बोला कि हाँ तुम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू सब कुछ बदल सकते हो, लेकिन एक चीज़ नहीं बदल सकते। क्या क्या? बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर नहीं बदल सकते हो। अब आगे के जो केसेस हुए उसमें जो पार्लियामेंट है उन्होंने कानून बनाया, इन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर के आड़ में उसको खारिज कर दिया, कानून बनाया बेसिक स्ट्रक्चर के आड़ में खारिज कर दिया। तो भाई पार्लियामेंट ने बोला कि तुम एक बार बता दो तो बेसिक स्ट्रक्चर है क्या, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, हाँ हम ऐसे नहीं बताएगा, हम ऐसे कैसे बता देंगे, तुम कानून बनाते जाओ, हम देखेंगे बेसिक स्ट्रक्चर में है क्या, और फिर हम देखेंगे कि हाँ भाई ये बेसिक स्ट्रक्चर में अगर है तो हम खारिज कर देंगे। तो इस तरीके से बेसिक स्ट्रक्चर जो है ये अलग अलग केसेस के थ्रू, क्योंकि डिफाइन नहीं किया गया है बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, लेकिन अलग अलग केसेस के थ्रू जो खारिज हुआ है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जो भी कानून लाए गए हैं उससे हमें पता चल रहा है बेसिक स्ट्रक्चर अभी तक के क्या क्या निकले हैं। तो ऐसा नहीं है कि इतने ही रहेंगे, आगे और हो सकते हैं। अभी कौन सा है, सोवरनिटी ऑफ इंडिया, इंडिया जो है वो सोवरन है, इंडिविजुअल फ्रीडम जो सिटीजन्स को मिला हुआ है, वेलफेयर स्टेट, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, रिपब्लिक एंड डेमोक्रेटिक, सेक्युलर एंड फेडरल कैरेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सेपरेशन ऑफ पावर, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, जुडिशियल रिव्यू, बैलेंस ऑफ फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी। तो ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन सीधा आ सकता है कि नीचे दिए में से कौन कौन से बेसिक स्ट्रक्चर में आते हैं, कौन कौन से बेसिक स्ट्रक्चर में नहीं आते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। क्लियर है, क्योंकि अभी क्या हुआ है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है 50 ईयर्स कंप्लीट हुआ है, तो 50 ईयर्स 100 ईयर्स ऐसे जब होते हैं तो उस पर क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो मैंने आपको सारी चीज़ें यहाँ पर बता दी है, बेसिक स्ट्रक्चर में क्या आता है क्या नहीं आता है ना, ये भी हमने यहाँ पर देख लिया है। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन अगर हम देखते हैं तो ये है फंडामेंटल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो अमेंड नहीं किए जा सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं किए जा सकते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर का हमारे संविधान में कहीं भी कोई जिक्र नहीं है, क्योंकि ये तो केशवानंद भारती केस जो है उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने बताया ना भाई बेसिक स्ट्रक्चर तुम अमेंड नहीं कर सकते हो, है ना। तो बेसिकली ये सिग्निफिकेंस क्या है इसका, कि पावर जो है पार्लियामेंट की उसको चेक रखता है कि भाई पार्लियामेंट अपने मन मुताबिक कुछ भी नहीं कर सकता है ना। तो ये सारी चीज़ें इसमें हमें सिग्निफिकेंस इसका हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट आता है 9th शेड्यूल, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब इस पर क्वेश्चन पूछने की संभावना 90% से भी ज़्यादा है। रिसेंटली छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट जो है उन्होंने अर्ज किया है प्राइम मिनिस्टर को कि वो अमेंडेड रिजर्वेशन प्रोविजन ऑफ स्टेट विच प्रोवाइड 76% रिजर्वेशन 9th शेड्यूल में। अब पहले क्या था, 9th शेड्यूल जो है वो लाया क्यों गया था, 9th शेड्यूल लाया इसलिए गया था कि जो गवर्नमेंट है वो कानून लेकर आती है ना। अब कानून जो लेकर आती है उस पर नज़र किसकी होती है, नज़र होती है सुप्रीम कोर्ट की, मतलब कोर्ट की समझ लीजिए, जुडिशरी की नज़र होती है। और जुडिशियल रिव्यू के तहत वो ये लॉ जो है वो कानून है या नहीं, उस पर निर्भर करता है कि कोर्ट उसको अग्री करेगा या फिर डिसएग्री करेगा। अगर कोर्ट डिसएग्री करता है तो कानून जो है वो क्या हो जाएगा, खारिज हो जाएगा, है ना। तो ये जो प्रोसेस है, गवर्नमेंट ये जो लॉ लेकर आ रही है इसमें जुडिशरी का हस्तक्षेप ना हो, इसलिए उन्होंने 9th शेड्यूल लेकर आए। और 9th शेड्यूल में उन्होंने वो कानून लाना शुरू किया। अब ये जो कानून रहेंगे 9th शेड्यूल में उस पर जुडिशरी एक्ट नहीं करेगी, जुडिशियल रिव्यू जो है वो एक्ट नहीं करेगा, ऐसा लाया गया था। क्लियर है। तो मतलब बेसिकली इसमें ऐसे कुछ लॉ डाल रहे थे जिसमें जुडिशियल रिव्यू जो है वो लागू होगा ही नहीं, 9th शेड्यूल में जो भी कानून रहेंगे उस पर जुडिशियल रिव्यू लागू नहीं होगा। तो गवर्नमेंट ने अगर कोई लॉ बना दिया और वो लॉ अगर 9th शेड्यूल में डाल दिया तो फिर जुडिशरी जो है वो कुछ नहीं कर पाएगा। मगर फिर जुडिशरी ने बोला कि भाई ऐसा तो नहीं हो सकता है, तुम हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो, जुडिशियल रिव्यू जो है वो तो भाई बेसिक फीचर, भाई ये जुडिशियल रिव्यू लागू तो होगा ही होगा, ये बिल्कुल ऐसा तुम मत समझो कि 9th शेड्यूल में डाल दिया तुम इम्यून हो गए, ऐसा नहीं हो सकता है। तो ऐसा हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो बेसिकली फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1951, इसमें आर्टिकल 31B लाया गया, है ना। इसमें ऐसे कुछ डाले गए कानून जो चैलेंज नहीं किए जा सकते हैं कोर्ट में, ठीक है। ये चीज़ हमें 9th शेड्यूल में देखने को मिलती है। तो 9th शेड्यूल इसके बारे में जिक्र करता है। और आर्टिकल 31A, 31B, 31C, ये सारे जो आर्टिकल्स हैं ये हालांकि मैंने पॉलिटी के जो वीडियोस है उसमें कवर किए हुए हैं जो MM अकेडमी ऐप पर है, लेकिन ये वाला वीडियो फ्री में भी अवेलेबल है, एक डेमो लेक्चर की तरह मैंने रखा, तो फ्री में भी अवेलेबल है यूट्यूब पर भी। तो उसकी जो लिंक है मैं आपको कमेंट सेक्शन में पिन की भी दे दूँगा,
ठीक है, तो वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, पूरा आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये जो है 31A पूरा क्लियर हो जाएगा, अच्छे तरीके से क्लियर होगा। क्लियर है। 9th शेड्यूल, अगेन वही सारी चीज़ें, अलग अलग केसेस हमें देखने को मिल रहे हैं, है ना। 9th शेड्यूल आपको पता रहना चाहिए। देन इंटरस्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट्स, इंटरस्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट्स, आसाम और अरुणाचल प्रदेश ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है डेकेड लॉन्ग इंटरस्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट जो उसको रिजॉल्व करने का, उसको शांत करने का। अब मेथड क्या है अगर कोई डिस्प्यूट राइज होती है तो जुडिशियल रिड्रेसल है, सुप्रीम कोर्ट जो है उसके पास ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन होता है, अलग अलग ज्यूरिडिक्शन होते हैं, ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन होता है, एपिलेट ज्यूरिडिक्शन होता है। तो ओरिजिनल मतलब क्या है, खुद से लिया हुआ ज्यूरिडिक्शन, ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन बिना किसी अपील के भी, है ना। डिस्प्यूट आर्टिकल 131 यहाँ पर प्रोवाइड करता है जो एक ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, एनी डिस्प्यूट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और वन और मोर स्टेट के बीच में अगर है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी स्टेट के बीच में, या एक स्टेट किसी एक जगह मतलब एक तरफ और बाकी स्टेट्स किसी एक तरफ, तो उसमें भी अगर कोई डिसएग्रीमेंट होता है, मतलब समझ लीजिए यहाँ पर एक स्टेट है उत्तर प्रदेश और यहाँ पर बाकी स्टेट्स हैं, समझ लीजिए मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, और इनके बीच में कुछ है, तो यहाँ पर भी ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन रहेगा, क्योंकि एग्जाम में आ सकता है भाई ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन सुप्रीम कोर्ट का कौन कौन से नीचे दिए में से केसेस में हो सकता है, या दो या उससे ज़्यादा स्टेट्स के बीच में अगर है तो भी। तो यहाँ पर दो या उससे ज़्यादा, आसाम और अरुणाचल प्रदेश दो स्टेट्स के बीच में, तो यहाँ पर ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन लागू होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो यहाँ पर इंटर स्टेट काउंसिल भी हमें देखने को मिलता है। आर्टिकल 263 जो है पावर देता है प्रेसिडेंट को, किसको पावर देता है, प्रेसिडेंट को, कि वो इंटर स्टेट काउंसिल सेटअप कर सकते हैं। ठीक है, इसमें बॉर्डर डिस्प्यूट्स अगर आप देखोगे तो अलग अलग बॉर्डर डिस्प्यूट्स हमें देखने को मिलते हैं, भले वो हमें हरियाणा पंजाब के बीच में हो, भले वो महाराष्ट्र कर्नाटक के बीच में हो, कर्नाटक केरला के बीच में हो, है ना, उड़ीसा वेस्ट बंगाल के बीच में हो, गुजरात राजस्थान, मतलब कई सारे बॉर्डर डिस्प्यूट जो हमारे देश में हमें देखने को मिल रहे हैं। तो ये जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं उनका रिजॉल्व होना बहुत ज़रूरी है ना। तो इसके लिए अलग अलग हमें कमेटीज़, ये सारी चीज़ें जो है वो देखने को मिलती है। कुछ डॉर्मेंट हो चुके हैं, ये जो आपको ब्लैक इसमें नज़र आ रहे हैं डॉर्मेंट हो चुके हैं, मतलब बंद हो चुके हैं, इतने कोई अग्रेसिवली काम नहीं कर रहे हैं। ये जो है ये एक्टिवली यहाँ पर काम कर रहे हैं, ये आप देखोगे, है ना। तो ये कुछ एक्टिवली काम करने वाले में से हैं, तो ये हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो बाकी आप देखोगे तो जोनल काउंसिल भी आपको पता रहने चाहिए। ठीक है, ये स्टैट्यूटरी बॉडीज़ हैं, जो स्टैट्यूटरी बॉडीज़ मतलब क्या होते हैं, एक्ट के थ्रू बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये जोनल काउंसिल आर दी स्टैट्यूटरी बॉडीज़, तो ये भी चीज़ आपको पता रहना चाहिए। देन उसके बाद हम आते हैं डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन इंडिया। यहाँ पर 73rd 74th अमेंडमेंट जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसकी 30th एनिवर्सरी है। हालांकि पंचायती राज एंड म्यूनसिपाल्टीज़, इस पर भी काफ़ी बार क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है, तो इसकी बेसिक चीज़ें आपको पता रहनी चाहिए। बाकी अगर आप देखोगे तो इतना ज़्यादा रिलेवेंस इस टॉपिक का नहीं है, लेकिन हर साल इस पर क्वेश्चन जो है नॉर्मली पूछे गए हैं। तो इसलिए आपको 73rd 74th अमेंडमेंट क्या है और किस तरीके से वहाँ पर प्रोविजंस दिए गए हैं वो पता रहना चाहिए। तो इसलिए आपको पंचायती राज और म्यूनसिपाल्टीज़ जो है पूरा लेक्चर आपने देखना अनिवार्य है। ठीक है, तो ये आप सीधा देख सकते हैं, डिवोल्यूशन ऑफ पावर जो है वो यहाँ पर किया गया है। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उनका डिस्क्वालिफिकेशन किस तरीके से होता है। देखिए दो चीज़ें हैं यहाँ पर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है उनका सस्पेंशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन। तो सस्पेंशन कौन करता है, डिस्क्वालिफिकेशन कौन करता है। डिस्क्वालिफिकेशन भी दो तरीके से होते हैं, एक नॉर्मल मतलब समझ लीजिए कुछ हुआ है, करप्शन केसेस है, जेल में गए हैं उसकी वजह से, या फिर जो डिस्क्वालिफिकेशन एज पर दी 10th शेड्यूल है ना, तो किस तरीके से हुआ है इस पर भी निर्भर करता है। तो ये आपको अच्छे से पता रहना चाहिए कि भाई डिस्क्वालिफिकेशन अगर करप्शन वगैरह केसेस की वजह से हुआ है तो कौन करता है, 10th शेड्यूल के तहत अगर डिस्क्वालिफिकेशन है तो वो कौन करता है, अगर सस्पेंशन है तो वो क्यों होता है, किस ग्राउंड पर होता है और कौन करता है। तो सस्पेंशन के बारे में हमने पिछला जो हमारा था पार्ट 1 अपडेटेड उसमें कवर किया हुआ है। यहाँ पर डिस्क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो रिसेंटली वायनाड MP जो है डिस्क्वालीफाई किए गए हैं, हेल्ड इन गिल्टी ऑफ क्रिमिनल डिफेमेशन, है ना। मतलब बेसिकली कौन, राहुल गांधी जो है, राहुल गांधी, इनको क्या हुआ है, क्रिमिनल डिफेमेशन केस में 2 साल की सज़ा सुनाई गई है। इसकी वजह से उनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। तो अब यहाँ पर डिस्क्वालिफिकेशन क्या है, एज़ पर आर्टिकल 102, ठीक है, उसमें कुछ डिस्क्वालिफिकेशन के क्राइटेरियाज दिए गए हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्वालिफिकेशन है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्वालिफिकेशन तो एज़ पर आर्टिकल 102 ऑफ बिकमिंग मेंबर एंड 19(1), है ना, और डिस्क्वालिफिकेशन आ रहा है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अगर हेल्ड करता है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एक जगह से सरकार के 2 जगहों से वो सैलरी अगर ले रहा है तो उसको बोलते हैं ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। अगर वो अनसाउंड माइंड है, मतलब समझ लीजिए कुछ माइंड में प्रॉब्लम है, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है, ठीक है, एंड नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया,
कहीं और की सिटीजनशिप नागरिकता जो है उसने ले ली है, दिवालिया जो है वो घोषित कर दिया गया है ना। तो ये सब आते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्वालिफिकेशन में। तो हमारे संविधान में वे 2 साल के क्रिमिनल केस की सज़ा कुछ बताई नहीं गई है, तो ये हमें दूसरी जगह देखने को मिलता है ना। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जो है उसके तहत हमें कुछ डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो देखने को मिलते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट अगर हम देखते हैं 1951 का, तो उसमें हमें देखने को मिलता है कन्विक्शन फॉर सर्टन ऑफेंसेस। समझ लीजिए अगर कोई करप्ट प्रैक्टिस में अगर हुआ है, डिसलॉयल्टी हुई है ना, तो वहाँ पर उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा फॉर द टर्म्स ऑफ 6 ईयर्स। क्लियर है। देन उसके बाद हमें और देखने को मिलता है कि भाई अगर 2 साल से या उससे ज़्यादा की सज़ा होती है किसी को, किसी भी क्रिमिनल केस में 2 साल या उससे ज़्यादा की सज़ा हो रही है, तो वहाँ पर भी उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा ऑन द इमीडिएट इफेक्ट। क्लियर है। तो इसलिए जैसे ही कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सज़ा सुनाई, उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। तो ये बाकी हमें देखने को मिलता है कि भाई यहाँ पर 10 शेड्यूल के तहत, तो 10 शेड्यूल के तहत अगर आप देखोगे तो हमारे जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो वहाँ पर करते हैं, अगर उन्होंने पार्टी के अगेंस्ट में कर दिया, पार्टी छोड़ दी, तो इस सब में एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो लागू हो जाता है ना। तो महाराष्ट्र की जो अभी पॉलिटिक्स चल रही है फिलहाल के तौर पर, तो उस सिनारियो में एंटी डिफेक्शन लॉ जो है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है। तो अब यहाँ पर सिविल डिफेमेशन, क्रिमिनल डिफेमेशन क्या है? डिफेमेशन मतलब किसी के भी बारे में आप कुछ झूठी अफवाह फैला रहे हो जिससे कि उसकी रेपुटेशन को हानि पहुँचे, उसको हम बोलते हैं डिफेमेशन। क्लियर है। क्रिमिनल और सिविल में क्या है कि भाई यहाँ पर जो इंसान है उसको लग रहा है कि मैं क्रिमिनल डिफेमेशन करूँगा, मतलब सिविल डिफेमेशन करता है तो सिर्फ पैसे की मांग हो सकती है, लेकिन अगर उसको लग रहा है कि नहीं भाई यहाँ पर मैं क्रिमिनल ऑफेंस डालूंगा तो यहाँ पर इसको जेल की सज़ा भी हो सकती है। तो यहाँ पर सिविल डिफेमेशन जो है अनकोडिफाइड है लीगल प्रोविजन में, क्रिमिनल डिफेमेशन जो है सेक्शन 499 502 IPC देखने को मिलता है। ठीक है। तो यहाँ पर इम्प्रिजनमेंट होता है, यहाँ पर सिर्फ कंपेंसेशन दिया जाता है सिविल डिफेमेशन में, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर है टॉर्ट लॉ डज नॉट अलाउ द स्टैट्यू बट टेक फ्रॉम द केस लॉ डिफाइन व्हाट वुड कॉन्स्टिट्यूट अ रॉन्ग, तो ये चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्लियर है। बाकी यहाँ पर गवर्नर जो है उनकी पावर, तो गवर्नर ये अपने आप में ही काफ़ी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सभी गवर्नर जो है मोस्ट ऑफ द गवर्नर्स यहाँ पर काफ़ी न्यूज़ में रहे हैं, इंक्लूडिंग महाराष्ट्र गवर्नर। तो टू कॉल फॉर द फ्लोर टेस्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो है महाराष्ट्र में ऑब्जर्व किया, गवर्नर डिसीजन कॉल फॉर फ्लोर टेस्ट शुड नॉट ट्रिगर अ फॉल ऑफ गवर्नमेंट। क्लियर है, ये नहीं होना चाहिए। फ्लोर टेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म प्राइमरली कि भाई यहाँ पर जो जिसकी सरकार है वो मेजोरिटी अपनी कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है। तो ये यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो जाता है। दैन नेशनल पार्टी स्टेटस, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेशनल पार्टी स्टेटस बेसिकली क्या है कि कौन सी पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा दिया जाना चाहिए, कौन सी पार्टी को स्टेट पार्टी का दर्जा दिया जाना चाहिए। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने नेशनल पार्टी स्टेटस दिया है आम आदमी पार्टी को। इस पर मैंने सेपरेट एक वीडियो जो है वो बनाया हुआ है, तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए कि कैसे नेशनल पार्टी का दर्जा दिया जाता है। तो यहाँ पर नेशनल स्टेटस कैसे मिलता है, तो यहाँ पर लोकसभा पार्टी शुड सिक्योर एटलीस्ट 6% ऑफ वोट्स इन 4 और मोर स्टेट्स, 4 या उससे ज़्यादा राज्यों में। समझ लीजिए यहाँ पर महाराष्ट्र है, गुजरात है, हरियाणा है, पंजाब है, तो 4 या उससे ज़्यादा राज्यों में 6% ऑफ वोट्स, ठीक है, वो सिक्योर किए जाने चाहिए लोकसभा में। कहाँ? लोकसभा में। ठीक है। या असेंबली इलेक्शंस में एडिशनल एटलीस्ट 4 मेंबर्स इन दी लोकसभा में इनके 4 मेंबर जो है वो रहने चाहिए। ठीक है। सीट्स इन लोकसभा, इट शुड हैव एटलीस्ट 2% ऑफ टोटल लोकसभा सीट्स एंड हैव कैंडिडेट्स फ्रॉम नॉट लेस देन 3 स्टेट्स, 3 स्टेट से ज़्यादा से उनके कैंडिडेट्स रहने चाहिए। 2% ऑफ टोटल लोकसभा सीट्स जो है उनकी कैंडिडेट की वहाँ पर रहनी चाहिए। पार्टी एटलीस्ट 4 स्टेट्स में वो स्टेट पार्टी का दर्जा उसको रहना चाहिए, तब जाकर उसको नेशनल पार्टी का दर्जा जो है वो दिया जा सकता है। बेनिफिट्स क्या रहते हैं? एक्सक्लूसिव अलॉटमेंट रिजर्व सिंबल रहता है थ्रू आउट इंडिया, ओनली 1% टू प्रपोज कैंडिडेट्स नेम, है ना, ये रहते हैं। 40 स्टार कैंपेनर्स यहाँ पर मिल जाते हैं, तो बहुत सारे इसके बेनिफिट्स जो है वो मिलते हैं। तो ये बेनिफिट्स कौन कौन से हैं वो भी यहाँ पर आ सकते हैं। ठीक है। तो ब्रॉडकास्ट टेलीकास्ट फैसिलिटीज़ मिलती है आकाशवाणी दूरदर्शन जनरल इलेक्शंस में 40 स्टार कैंपेनर्स रहते हैं, है ना, बाकियों को सिर्फ 20 ही मिलते हैं। एक्सक्लूसिव अलॉटमेंट जो है इसका वो रहता है, तो ये चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। देन उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट आता है पैनल फॉर अपॉइंटमेंट्स ऑफ इलेक्शन कमिश्नर। अब इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट कैसे होगी? अभी तक तो है कि भाई प्रेसिडेंट जो है वो यहाँ पर अपॉइंट करते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर को,
एंड देन उसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिकमेंडेशन के साथ यहाँ पर बाकी जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, 2 इलेक्शन कमिश्नर्स, उनका रिकमेंडेशन उनको अपॉइंट किया जाता है। लेकिन रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट जो है उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पर एक पैनल रहेगा जो चूज़ करेगा इलेक्शन कमिश्नर। उसमें कौन कौन रहेगा? तो इस पैनल में हमें देखने को मिलेंगे प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ लोकसभा एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, और किसके अपॉइंटमेंट के लिए ये पैनल हमें देखने को मिलता है, ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और किसी के लिए यहाँ पर यही पैनल, सेम पैनल देखने को मिलता है, प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ये आता है, ये आप बताइए। ठीक है, जिससे क्या है कि एक डेमोक्रेसी जो है यहाँ पर बरकरार है, एक का ही दबदबा, सरकार का ही दबदबा ना रहे, इसके लिए यहाँ पर ये लिया गया है। अब पैनल यहाँ पर अलग अलग जो बॉडीज़ होती है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आपने लिख लिया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ, क्योंकि अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर CBI जो है ये सीधा आपको देखने को मिला, प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में कौन कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होते हैं, स्पीकर ऑफ लोकसभा होते हैं। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर हो गए, स्पीकर ऑफ लोकसभा हो गए, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा हो गए, लीडर ऑफ अपोजिशन दोनों ही हाउसेस के हो गए, एंड सेंट्रल होम मिनिस्टर हो गए। मतलब यहाँ पर समझ लीजिए, यहाँ पर मोदी रहेंगे, अमित शाह रहेंगे। ठीक है, होम मिनिस्टर है ना, अमित शाह हो गए, स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ दोनों, वो मतलब दोनों ही हाउसेस के, पार्लियामेंट के जो दोनों ही हाउसेस है उसके प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स रहेंगे। सिर्फ राज्यसभा के वाइस प्रेसिडेंट जो है वही स्पीकर, चेयरमैन रहते हैं, इसलिए उनको नहीं लिया जाएगा, है ना। देन उसके बाद लीडर ऑफ पोजीशन दोनों ही हाउसेस के। ठीक है, तो ये ज़्यादा लोग इसमें लिए जा रहे हैं। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन अगर हम देखते हैं, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, उसमें प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा रहेंगे, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर रहेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं रहेंगे। बाकी यहाँ पर पूरा पैनल सेम है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन सेम, प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। तो CIC एंड CBC दोनों के सेम है। देन CBI वही सेम पैनल जो हमें इलेक्शन कमीशन के इसमें देखने को मिलता है। लोकपाल, उसमें प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ लोकसभा, लीडर ऑफ अपोजिशन, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एमिनेंट ज्यूरिस्ट। तो इसमें क्या है, इसमें प्राइम मिनिस्टर भी है, इसमें लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ लोकसभा भी है, इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी है। अब एक्स्ट्रा कौन है? एक्स्ट्रा है स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड एमिनेंट ज्यूरिस्ट। तो ये दो यहाँ पर एक्स्ट्रा हो जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। क्लियर है? और दो अगर ऐसे पूछा जाए कि भाई प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ लोकसभा एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किस किस के लिए लगते हैं, तो CBI एंड इलेक्शन कमीशन। क्रिमिनल इंडिक्टमेंट ऑफ प्रेसिडेंट इन US एंड इंडिया। तो यहाँ पर यही है कि भाई कैसे निकाले, डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो क्रिमिनल चार्जेस जो उन पर लगाए गए हैं, है ना। बोथ USA इंडिया क्रिमिनल प्रोसीडिंग अगेंस्ट सिटिंग प्रेसिडेंट कैन नॉट बी इंस्टीट्यूटेड, नहीं हो सकते हैं दोनों ही USA और इंडिया में, है ना। इम्यूनिटी जो है वो फॉर्मर प्रेसिडेंट USA में और इंडिया में नहीं है, नॉट अवेलेबल फॉर USA एंड इंडिया। इंडिया दोज कन्विक्टेड जेल टर्म ऑफ 2 और कैन नॉट बी कॉन्टेस्ट इलेक्शन प्रेसिडेंट फॉर 6 ईयर्स। अगेन वही 2 साल के लिए है, तो प्रेसिडेंट के इसके लिए भी नहीं कॉन्टेस्ट कर सकते हैं 6 साल के लिए, मतलब इलेक्शन से ही डिपार्ट हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन USA में वही व्यक्ति जो है प्रेसिडेंट के ऑफिस के लिए इलेक्शन लड़ सकता है। तो क्वालिफिकेशन अगर हम देखते हैं तो इंडिया में 35 ईयर्स सिटीजन, क्वालिफाइड इलेक्शन लोकसभा, नॉट होल्डिंग ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, 35 ईयर्स USA रेसिडेंट रहना चाहिए 14 साल के लिए, नेचुरल बॉर्न सिटीजन रहना चाहिए। इम्पीचमेंट वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है सिर्फ, इसमें कुछ कुछ क्राइटेरिया दिए गए हैं। देन ऑफिस ऑफ लोकपाल, लोकपाल अगर हम देखते हैं स्टेटरी बॉडी है जो कॉन्स्टिट्यूट की गई है लोकपाल लोकायुक्त एक्ट में। ठीक है, तो यहाँ पर ये बेसिकली आ रहा है, ये चीज़ आपको यहाँ पर पता है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन, तो करप्शन के लिए है ये लोकपाल, है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। लोकपाल के लिए प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर्स, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ग्रुप ABCD ऑफिसर्स सभी आते हैं, चेयरपर्सन, मेंबर ऑफिसर, डायरेक्टर ऑफ एनी बोर्ड, वो सब हमें देखने को मिलते हैं, मतलब प्रधानमंत्री भी आते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर शैल बी चेयरमैन ऑफ कमेटी, सिलेक्शन कमेटी जो होती है लोकपाल की, अभी हमने देखा था कौन कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ लोकसभा एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये तीन तो सेम ही रहते हैं। दो यहाँ पर एक्स्ट्रा ऐड हो जाते हैं, स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड इमिनेंट ज्यूरिस्ट, है ना। तो ये दो एक्स्ट्रा ऐड हो जाते हैं लोकपाल के लिए। तो ये चीज़ है। अपॉइंटमेंट हमने देखी, सैलरी अलाउंसेस सेम एज दैट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, रीअपॉइंटमेंट ऑफिस जो है शैल बी इन एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट एज चेयरमैन, इन एलिजिबल। ठीक है, तो ये चीज़ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
देन उसके बाद जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल आ रहा है, अगेन वही जीएसटी के बारे में आपको पता होगा ही। और जीएसटी के बारे में कंप्लीट यूट्यूब पर मैंने वीडियो जो है वो डाला हुआ है, तो आप सीधे टॉपिक भी सर्च कर सकते हो, जीएसटी बाय मयूर मोगरे, ये भी आप डाल सकते हो, ठीक है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इस पर मुझे इतने ज़्यादा चांसेस नहीं लगते हैं इसके क्वेश्चन पूछे जाने के, खैर। लेकिन यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो ज़रूरत क्यों है, पेंडिंग लिटिगेशन जो है उसको रिजॉल्व करना है, इकोनॉमिक लॉस प्रिवेंट करना है, लिटिगेशन जो है फास्ट ट्रैक होने चाहिए, तो ये चीज़ यहाँ पर आ जाती है। बाकी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे तो बाकी कुछ इतना ख़ास यहाँ पर है नहीं कि वह पूछा जाएगा करके। क्वालिफिकेशन प्रेसिडेंट कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। आधार, अब यहाँ पर आधार आ रहा है, आधार के बारे में तो कितने सालों से हम पढ़ रहे हैं। पर्पस क्या है, ईज़ ऑफ लिविंग प्रमोट करना है, सोशल वेलफेयर देना है, इनोवेशन करना है, गुड गवर्नेंस यहाँ पर होना चाहिए, उसके लिए यहाँ पर आधार जो है वो लाया गया है। बाकी आधार के ऊपर इतने क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो इस पर भी क्वेश्चन पूछने की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। देन यहाँ पर रेगुलेशन ऑफ फेक न्यूज़ जो है उसका रेगुलेशन के लिए, ये मेंस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू प्रीलिम्स, तो इसलिए इस पर भी क्वेश्चन पूछने की संभावना काफ़ी कम है। फेक न्यूज़ होता क्या है, ये आपको ऑन द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर सर्कमस्टेंसेस पूछा जा सकता है, तो ये चीज़ आपको बस पता रहना चाहिए, बाकी कुछ खास नहीं है। बाकी इंपॉर्टेंट न्यूज़ अगर हम देखते हैं तो सिनेमेटोग्राफी यहाँ पर बेसिकली इस पर आया था, ये भी कुछ खास नहीं है। ट्राइबल काउंसिल, ये भी कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। रिजर्वेशन जो है प्राइवेट सेक्टर में, ये हमको देखने को मिल रहा है अलग अलग, ये भी मेंस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू प्रीलिम्स। बाकी यहाँ पर रंगनाथ मिश्रा कमीशन जो है सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट किया, गवर्नमेंट में नीड टू रीचेक इट स्टांस ऑन रंगनाथ रिपोर्ट। ये क्या था, ऑफिशियली नेशनल कमीशन फॉर रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के ऊपर आई थी। तो कमीशन जो है ये किसके बारे में है, किसके ऊपर है, ऐसे क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। ये कमीशन किससे रिलेटेड है, तो रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी इससे रिलेटेड है, बाकी इसके ऊपर और ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, ये नहीं हो सकता है ना, फंडामेंटल राइट है कि भाई कोई खुद के अगेंस्ट में ही बयान नहीं दे सकता है, उसको फोर्स नहीं किया जा सकता है। डिफ़ॉल्ट बेल, यहाँ पर ये भी बेल जो है उसके बारे में, बेल के बारे में हमने ऑलरेडी देखा हुआ है ना। तो ये चीज़ आ रही है। कोर्ट मार्शल अगेन कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर बेसिकली चीज़ें जो है वो देखने को मिल रही है। कमर्शियल कोर्ट जो है एक ये हमें देखने को मिलता है। दिल्ली हाई कोर्ट ने रिस्पांस फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ पिटिशन सीकिंग डायरेक्टिव टू सेट अप मोर कमर्शियल कोर्ट्स इन दिल्ली। कमर्शियल यहाँ पर सेपरेट सेट ऑफ कमर्शियल कोर्ट स्टेट डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है ना। ये कमर्शियल कोर्ट जो है यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरीज कर सकती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। नोटिफिकेशन यहाँ पर लगेगा हाई कोर्ट का। एक्सपेन कमर्शियल डिस्प्यूट्स में जिसको इंटरेस्ट मतलब एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर आ सकता है। कमर्शियल डिस्प्यूट्स ये हमें देखने को मिलते हैं। तो ये हो गया, बाकी कुछ भी खास यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर चीज़ें देखने को मिली है। बाकी स्पीकर ऑफ हाउस ये सारी चीज़ें हैं वो हमने पिछले लेक्चर में कवर की हुई है। तो ये हमें पूरा पॉलिटी का सिनारियो देखने को मिलता है। तो वीडियो अगर पसंद आए तो शेयर ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।